Hello and welcome to Priyak Career Institute's English class. वीडियो ग्रामर फॉर कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए है और इंग्लिश फॉर कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए है। इस वीडियो में हम इन दिनों टॉपिक वर्ब पढ़ रहे हैं और वर्ब के टॉपिक में ऑक्सिलरी वर्ब्स में शैल, शुड एंड विल, वुड आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। रूल 1, I/V प्लस शैल। इसका अर्थ हुआ कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग प्योर फ्यूचर में किया जाता है। फॉर ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस शैल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन I और V, यानी I और V के साथ यहाँ शैल का यूज किया जाता है। जैसे I शैल डू इट, we shall do it, I shall go to office, we shall go by bus, यानी हम इस काम को I shall do, मैं जाऊंगा, सॉरी I shall do it, मैं करूंगा इस काम को, we shall do it, हम इस काम को करेंगे, I shall go to office, मैं ऑफिस जाऊंगा, we shall go by bus, हम बस से जाएंगे। Note, but these days the use of will with all persons is becoming popular, लेकिन आजकल जो एक मतलब पॉपुलर स्टाइल है, उस पॉपुलर स्टाइल में आजकल सभी पर्सन्स के साथ विल एक फैशन बन रहा है। लेकिन कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए या कंपैरेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको अपने रूल्स ही फॉलो करने की आवश्यकता होती है। वैसे विल मतलब सभी के साथ यूज किया जा रहा है। रूल 2, यू ऑब्लिक थर्ड पर्सन प्लस विल। यू को भी सेकंड पर्सन कहा जाता है और या यू को ही सेकंड पर्सन कहा जाता है। एंड थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट, इनको थर्ड पर्सन कहा जाता है। राकेश, दिनेश, महेश, सुरेश एंड शीना, मीना, टीना, लीना, ये जो नेम्स हैं इन नेम्स को भी थर्ड पर्सन, चाचा, मम्मी, पापा, इस तरह के जो रिलेशंस है इनको भी थर्ड पर्सन्स कहा जाता है। तो इनके साथ हमेशा जिस तरह से आई और वी के साथ शैल आता है वैसे इन सभी के साथ विल का यूज किया जाता है। सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स यू, ही, दे टेक विल टू एक्सप्रेस ऑर्डिनरी फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जाम्पल, यू विल गो टुमारो, यानी तुम कल जाओगे। दे विल नॉट डू इट, वे इस काम को या इसको कल नहीं करेंगे। तो इनके साथ सेकंड, यू सेकंड पर्सन है, दे थर्ड पर्सन है, दोनों के साथ यहाँ विल आया है। देन थर्ड रूल इज, इन रूल थर्ड, शैल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स, यानी सेकंड और थर्ड पर्सन्स के साथ भी साथ शैल भी यूज किया जाता है। जैसे सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स टेक शैल टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस एंड थ्रेट इन द फ्यूचर टेंस। और मतलब फ्यूचर टेंस में अगर हमको कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट देखना है तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में शैल का यूज किया जाता है। पहले भी कई बार मैं यह कह चुका हूं कि मतलब प्योर फ्यूचर के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल, और जब इसके ऑपोजिट बात हो जाती है यानी कि थ्रेट, प्रॉमिस और ये सब, यानी प्योर फ्यूचर नहीं रहता है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ विल एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल यूज किया जाने लगता है। एंड उसी का किसी दूसरी फॉर्म में या दूसरे शब्दों में ये नियम है यहाँ पर। ही शैल नॉट डू इट अगेन, ये एक तरह की धमकी भी है, प्रॉमिस भी कह सकते हैं। यू शैल गेट योर शेयर, ये प्रॉमिस है। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज मिसबिहेवियर, ये धमकी है, थ्रेट है ये, और प्रॉमिस भी है कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा, हम प्रॉमिस करते हैं उसको पनिश किया जाएगा। नोट, these days will is being used in place of shall in such sentences also। इन sentences में भी shall की जगह अब will यूज होने लगा है, यह भी बात है। फोर्थ पॉइंट इज शैल फॉर परमिशन। परमिशन लेने के लिए भी शैल का यूज किया जाता है। यहाँ यह परमिशन यूजुअली तो फर्स्ट पर्सन के साथ किया जाता है, लेकिन अगर परमिशन लेना है तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज किया जा सकता है।
जैसे shall is used to obtain permission, जैसे shall I lock the gate। तो ऐसे सेंटेंसेस की जो हिंदी होती है, हिंदी ट्रांसलेशन होता है, अगर वहां आई आया है उसमें, तो उसका जो हिंदी का लास्ट वर्ड होता है या हिंदी का सेंटेंस जिस शब्द पर या लेटर पर खत्म होता है या अंत होता है उसका, वो होता है ऊ, यानी ऊ पर अंत होता है। शैल आई लॉक द गेट, शैल आई गो डाउन, शैल आई स्पीक वन थिंग, शैल आई स्पीक समथिंग, शैल आई आस्क यू योर नेम, क्या मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछूं, क्या मैं जाऊं, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, क्या मैं कल आऊं, क्या मैं तुम्हारे पापा से बात करूं, क्या मैं तुम्हारे दोस्त को बुलाऊं, क्या तुम्हारे लिए मैं चाय लेकर आऊं। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए शैल आई, जैसे लिखा है ना, शैल आई लॉक द गेट, शैल आई डू दिस थिंग, शैल आई ब्रिंग योर फादर, शैल आई ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर यू। तो इस तरह से शैल 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 का यूज किया जाता है परमिशन लेने के लिए। तो अगर हम कहते हैं शैल आई लॉक द गेट, शैल आई लॉक द गेट का मतलब होता है डू आई हैव योर परमिशन टू लॉक द गेट। शैल आई लॉक द गेट मीन्स डू आई हैव योर परमिशन टू लॉक द गेट, ये मतलब होता है शैल आई लॉक द गेट का। इसी तरह से शैल आई ब्रिंग माई फादर टुमारो, यानी क्या कल मैं अपने पिताजी को लेकर के आऊं, मीन्स डू आई हैव योर परमिशन टू ब्रिंग माई फादर टुमारो, क्या तुम मतलब कल मैं अपने पिताजी को लाने की परमिशन है। एंड शैल ही बी अलाउड टू गो मीन्स विल ही हैव योर परमिशन टू गो। तो मैंने कहा था कि अगर शैल के बाद आई आ रहा है तो ऊ आएगा, ऊ, और अगर शैल के बाद वी आ रहा है तो लास्ट में ए आएगा। क्या हम जाएं, क्या हम खाना खाएं, क्या हम मर जाएं, क्या हम कुएं में गिर जाएं। इस तरह की भाषा या सेंटेंसेस बोलने के लिए शैल वी जंप into a well, shall we die, shall we go from here, shall we come tomorrow, shall we do this work। तो इस तरह से क्या हम ए शब्द आएगा लास्ट में हिंदी के में। एंड इंग्लिश में तो यही कहेंगे डू वी हैव परमिशन, shall we go to Jaipur tomorrow means do we have your permission to go to Jaipur tomorrow। shall we jump into a well means do we have your permission to jump into a well, और do you want us to jump into a well, ये इसका अर्थ हो जाएगा। तो इसलिए वी आएगा तो ए शब्द, आई आएगा तो ऊ शब्द, और अगर शैल ही आता है तो क्या उसको मतलब क्या हुआ जाए, तब ए की जगह ए हो जाएगा। क्या हुआ जाए, क्या हुआ आए, क्या हुआ शैली स्टैंड आउटसाइड, क्या हुआ गेट पर खड़ा हो, तब उसका लास्ट का जो शब्द है ए ओ हो जाएगा। नाउ इज, तो इस तरह से शैल ही बी अलाउड टू गो मीन्स विल ही हैव योर परमिशन टू गो, और क्या वह शैल ही बी, क्या उसको अनुमति दी जाएगी जाने की, ये इसका मीनिंग हो गया। फिफ्थ रूल इज यूज ऑफ विल। अब विल का यूज कैसे किया जाता है, विल इज यूज्ड इन दी फॉलोइंग केसेस, यानी विल का प्रयोग निम्नलिखित केसेस में किया जाता है। कौन से निम्नलिखित केस, नंबर 1 विद फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, यानी डिटर्मिनेशन मीन्स कोई निश्चित भाव। निश्चित भाव का मतलब है कोई संकल्प, कोई मतलब कोई आपने काम सोचा हुआ है और वो आप कह रहे हैं कि ये काम तो होगा ही होगा, या करूंगा ही करूंगा, या करना ही करना है, तब आप आई और वी के साथ क्या यूज करते हैं, तब आप आई और वी के साथ विल यूज करते हैं। जैसे आई विल कीप माई प्रॉमिस, तो जब हम कहते हैं भरोसा रखो मैं अपनी वादा निभाऊंगा, तो आई विल कीप माई प्रॉमिस। इस तरह से आई विल नेवर बी लेट नाउ, अब भरोसा रखो मैं अब कभी लेट नहीं होऊंगा, तो भरोसा रखो ऐसा कहा नहीं जाता है, मतलब इसका सेंस है आई विल, कि अगर मैं विल यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि अब मैं काफी गंभीरता से बात कर रहा हूं, तो आई विल नेवर बी लेट नाउ। वी विल फाइट टू द एंड, मतलब ये एक रेजोल्यूशन है, यानी कि हम भागेंगे नहीं, हम अंत तक लड़ाई करेंगे। तो ऐसे इसमें इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेशन, यानी निश्चितता, यानी कि इसमें निश्चिंतता नहीं है, निश्चितता है, यानी कि सर्टनटी है, अब हम इस काम को करेंगे ही करेंगे। सो वी विल फाइट टू द एंड, यानी कुछ भी हो जाए हम अंत तक लड़ाई करेंगे। सेकेंड है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, अनुमान लगाने के लिए, संभावना जताने के लिए भी आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, या मतलब किसी के साथ भी शैल का यूज किया जाता है, सॉरी विल का यूज किया जाता है, डॉट शैल, आई एम सॉरी। तो टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, जैसे ही विल नीड अ बिगर हाउस, तो ही विल नीड अ बिगर हाउस, ये क्या है, हिंदी में तो कहेगी कि उसको घर की जरूरत पड़ेगी या उसको जरूरत होगी, तो ये किस लिए कहा जा रहा है, ये दिस इज अ पॉसिबिलिटी,
कि उसको जरूरत होगी, ये एक पॉसिबिलिटी, संभावना है भविष्य की, भविष्य में की संभावना है कि शायद उसको जरूरत होगी। तो ही विल नीड अ बिगर हाउस। ही विल नॉट रीच इन टाइम, यानी कि ये भी संभावना है कि शायद वह टाइम पर ना पहुंचे। ये प्रोबेबिलिटी है, ये सर्टनटी नहीं है। ही विल नॉट रीच इन टाइम, ये सर्टनटी नहीं है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉसिबिलिटी कहने के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। एंड यू विल गेट थ्रू, तो यू क्या है, यू सेकंड पर्सन, दैट विल बी माई लेटर। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी, संभावना है कि वो लेटर जो है मेरा लेटर होगा। एंड यू विल गेट थ्रू, यानी कि तुम जो है पे करोगे, यू विल गेट थ्रू यानी तुमको मतलब इस चीज का पता लगेगा या बदला दिया जाएगा, लगभग ऐसा मीनिंग हुआ गेट थ्रू का। हालांकि गेट थ्रू का मतलब है, गेट का मतलब जो है पास हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो थ्रू समथिंग आपको कोई चीज मिलेगी, शाब्दिक मीनिंग तो इसका ये हो जाएगा। फॉर इन्विटेशन, रिक्वेस्ट और फेवर के लिए भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे हम किसी से कहते हैं क्या खाना खाओगे, हिंदी में भी हम कहते हैं क्या खाना खाओगे, क्या चाय पियोगे। तो उसी तरह से मतलब विल यू हैव अ टी विद मी, तो ये क्या है, ये एक इनविटेशन है, या रिक्वेस्ट भी कह सकते हो, या फेवर करने के लिए भी कह सकते हो। हम किसी से सीधा सीधा, किसी की पीने की भी इच्छा हो तो हम सीधा सीधा नहीं कहते कि तुम चाय पीना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है चलो मैं तुमको चाय पिलाऊं, ऐसा ना कह करके विल यू हैव अ टी विद मी इस तरह से कहते हैं। और कई बार तो हमको नहीं पता होता है तो हम उसको कहते ही हैं कि अगर तुम पियो तो मैं भी पी लूंगा, इस अंदाज में भी कहते हैं। तो मतलब ये एक तरह का इन्विटेशन होता है, या एक तरह का रिक्वेस्ट भी होता है, या उसका फेवर भी होता है। तो टोटल ये है कि हम इन बातों को हम विल के साथ कहते हैं। विल यू हैव अ टी विद मी, विल यू लेंड मी योर पेन फॉर अ मिनट, विल यू नॉट सपोर्ट मी, क्या तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। तो इस तरह से किसी भी पर्सन के साथ विल का यूज हम यहां पर करते हैं। Next note is in the above sentences, in place of will we can also use would, wouldn't और would you mind। मतलब ऊपर जो सेंटेंसेस हैं यहाँ will की जगह पर हम would भी यूज कर सकते हैं, wouldn't भी यूज करते हैं, और would you mind भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड यू हैव टी विद मी, तो ये इसको और ज्यादा विनम्रता से, अगर विल की जगह हम वुड को यूज कर रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा विनम्रता या कर्टसी से देखा जाता है। तो वुड यू हैव टी विद मी, यानी क्या तुम मेरे साथ चाय पियोगे। वुडंट यू या वोंट यू हैव टी विद मी, क्या तुम मेरे साथ चाय नहीं पियोगे। वुड यू माइंड हैविंग टी विद मी, तो क्या तुम जो है अगर तुम चाय पियोगे तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा। इस तरह का सेंटेंस मीन्स डू यू वांट टू हैव अ टी, सेंस तीनों का यही है। सेंस तीनों का इनडायरेक्टली यही है कि आओ चाय पीते हैं, लेकिन ऐसे ना कह करके कि आओ चाय पीते, कहते हैं वुड यू हैव अ टी विद मी, क्या तुम चाय पियोगे। वॉन्ट यू हैव अ टी, वॉन्ट यू हैव टी विद मी, क्या तुम चाय नहीं पियोगे। या वुडंट यू हैव टी विद मी, क्या तुम चाय नहीं पियोगे, कहते इसी तरह से हैं इसको। देन इज विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिंदी में इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ एन एक्शन हैविंग टेकन प्लेस इन द पास्ट। मतलब ये जो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब क्या है, इसका वैसे तो हम हिंदी में कहते हैं चुका होगा, चुकी होगी, तो और इंग्लिश में इसका अगर हम टेंस का नाम पूछे तो इसको कहेंगे कि ये प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब ये नहीं है कि ये फ्यूचर टाइम के लिए यूज हो रहा है, या किसके लिए यूज हो रहा है। विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी और लाइकलीहुड ऑफ एन एक्शन हैविंग टेकन प्लेस इन द पास्ट, यानी पास्ट में किसी काम के हो चुकने की संभावना बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल से कोई संभावना बताने की कोशिश की जाती है, संभावना बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का पास्ट में हम कहते हैं कि पास्ट में कोई काम हो चुका होगा, हुआ कि नहीं हुआ इसका कंफर्मेशन हमारे पास नहीं होता। जैसे द ट्रेन विल हैव क्रॉस्ड इलाहाबाद,
यानी ट्रेन इलाहाबाद क्रॉस कर चुकी होगी। अब कर लिया है कि नहीं लिया ये हमको नहीं पता, हमारा सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है या एक आइडिया है कि शायद कर चुकी होगी। ही विल हैव लेफ्ट द ऑफिस बाय नाउ, यानी वह अब तक ऑफिस छोड़ चुका होगा, यानी अब तक वह ऑफिस से जा चुका होगा। अब चला गया है कि नहीं चला गया ये हमको नहीं पता। इस तरह से पास्ट की भी प्रोबेबिलिटी के लिए विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। रूल 7, वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का मतलब, फिर यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या है, जहां भी पास्ट पार्टिसिपल लिखा होता है उसका मतलब है थर्ड फॉर्म। बहुत बार यह मैं बता चुका हूं और आगे भी मैं बताता ही रहूंगा। तो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्सप्रेस the idea of a work that could not be completed in the past। तो would have plus past participle है, expresses, ये हो जाएगा expresses the idea of a work that could not be completed in the past। ये एक ऐसे काम के विषय में एक आइडिया ये प्रस्तुत करता है या बताता है या प्रकट करता है जो पास्ट में पूरा नहीं हो सका, यानी पास्ट में होने की संभावना हो सकती थी या होना चाहिए था लेकिन वह पूरा हुआ नहीं पास्ट में, उसको व्यक्त करने के लिए वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। दूसरा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ होता है, एंड इसका एक तो पार्ट होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है। ये इसका पेयर है, ऐसे भी हम इस बात को कह सकते हैं। इसका अर्थ देखिए कैसे होता है सेंटेंसेस का, इफ ही हैड वर्क्ड अ लिटिल हार्डर, यानी अगर उसने थोड़ा सा और मेहनत से काम कर लिया होता या कर दिया होता। इफ ही हैड वर्क्ड अ लिटिल हार्डर, अगर उसने थोड़ा सा और परिश्रम से काम कर दिया होता। ही वुड हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, तो उसकी फर्स्ट डिवीजन आ जाती या वह फर्स्ट डिवीजन सिक्योर कर लेता या प्राप्त कर लेता। हैड ही कम अ फ्यू डेज अर्लियर, तो यहाँ पे देखिए जो हैड ही लिखा हुआ है ये हैड ही भी लिख सकते हो और इसी का मतलब होता है इफ ही हैड, दोनों तरह से इसको लिखा जा सकता है। इफ ही हैड भी लिख सकते हो और इसी को हम हैड ही कम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हैड ही कम अ फ्यू डेज अर्लियर, इसका मतलब हुआ कि अगर वह, यहाँ इफ नहीं है लेकिन हैड पहले है तो इसका मतलब है इफ ही हैड कम। हम इफ ही हैड पढ़ लें या फिर हैड ही पढ़ लें, दोनों का मतलब हिंदी में यही होता है अगर वह। तो हैड ही कम अ फ्यू डेज अर्लियर, अगर वह कुछ दिनों जल्दी आ जाता है, कुछ दिन पहले या कुछ दिन जल्दी आ जाता। ही वुड हैव सीन हिज मदर, तो वह अपनी माँ को देख लेता, यानी कि उसको अपने माँ के देखने की एक प्रोबेबिलिटी थी या एक पॉसिबिलिटी थी, लेकिन वह उसको नहीं कर सका या वह पॉसिबिलिटी पूरी नहीं हुई या वह संभावना पूरी नहीं हुई, यानी कि उसने अपने माँ को देखा नहीं। तो अगर वह जल्दी आ जाता है, कुछ दिनों पहले आ जाता है, कुछ दिनों जल्दी आ जाता है, ही वुड हैव सीन, तो वह देख लेता, यह भाव है इस सेंटेंस का या इसी तरह का मीनिंग होता है। तो अगर मैं सांप को पहले देख लेता तो मैं मार देता, वह काट नहीं पाता, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं। इफ आई हैड सीन स्नेक बिफोर और अर्लियर आई वुड हैव किल्ड हिम और किल्ड इट। Rule 8, would also expresses the idea that a certain action occurred occasionally in the past। यानी यहाँ पर would जो है पास्ट की हैबिट्स को बताने के लिए भी यूज किया जाता है। would also expresses the idea, ऐसे आइडिया को एक्सप्रेस करता है that a certain action occurred occasionally, कि कोई एक निश्चित एक्शन था या कोई क्रिया थी। अकर्ड अकेजनली, वह टाइम टू टाइम या समय समय पर वह हुआ करती थी। इन दी पास्ट, पास्ट में समय समय पर टाइम टू टाइम वह क्रिया हुआ करती थी, यानी कि किसी कोई एक्शन था वह रिपीटेडली बार बार होता था। बार बार होने वाली चीज क्या होती है, हैबिट होती है, तो इसलिए हैबिट की ओर यह इशारा करता है। जैसे ही वुड ऑफन स्पेंड हिज इवनिंग्स इन द क्लब, तो ही वुड ऑफन स्पेंड यानी वह जो है अधिकांशतर अपनी शामें बिताया करता था। इन द क्लब, वह अधिकांश शामें अपने क्लब में बिताया करता था। ही वुड ऑफन गो फॉर स्विमिंग, वह अधिकांशतर स्विमिंग के लिए जाता था या जाया करता था, इस तरह से। तो ये क्या है, एक तरह से इसकी हैबिट है। रूल 9, वुड रादर और वुड सूनर, दीज फ्रेजेस एक्सप्रेस प्रेफरेंस।
ये प्रेफरेंस दिखाने के लिए, प्रेफरेंस मतलब वरीयता दिखाने के लिए इनका प्रयोग वुड रादर और वुड सूनर का किया जाता है। मतलब जिसमें हम ये दिखाते हैं कि सब्जेक्ट इस काम को न करके इसके बाद जो काम लिखा होता है उस काम को न करके उससे पहले वाला काम किया जाएगा। यानी देन के बाद जो आता है, देन आता है, इसमें देन के बाद जो काम लिखा है वो नहीं किया जाएगा बल्कि उससे पहले का किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर रिमेन एट होम, यहाँ देन नहीं आया है, इट मीन्स कि किसी दूसरा जिसके विषय में नहीं यहाँ बताया गया उसकी तुलना में आई वुड रादर रिमेन एट होम, यानी मैं घर पर रहूंगा। आई वुड रादर ब्रेक देन बेंड, मतलब बेंड मतलब झुकना, तो झुकूंगा नहीं, यानी झुकने के बजाय क्या हो जाऊंगा, आई वुड रादर ब्रेक, यानी टूट जाऊंगा, टूटना पसंद करूंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। आई वुड सूनर गिव अप माई क्लेम, आई वुड सूनर मीन्स वेरी सून, बहुत जल्दी ही मैं अपना जो क्लेम है उसको मैं गिव अप कर दूंगा, यानी उस क्लेम को मैं छोड़ दूंगा। तो दिस इज वुड रादर वुड सूनर। तो इसमें क्या है, मैं दूसरे किसी काम को करने के बजाय अपना क्लेम छोड़ दूंगा, तो दैट इज प्रेफरेंस। इस तरह से इसको हम प्रेफरेंस कहते हैं। प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी चीज को वरीयता दिखाना। तो किसी दो चीजों में से किसी एक चीज को, या बहुत सारी चीजें हैं उनमें से किसी एक चीज को वरीयता देने के लिए या प्राथमिकता देने या दिखाने के लिए हम वुड रादर वुड सूनर का प्रयोग करते। जैसे आई वुड रादर रिमेन एट होम, आई वुड रादर ब्रेक देन बेंड, यानी मैं झुकूंगा नहीं लेकिन मैं टूट जाऊंगा, टूटना पसंद करूंगा। नाउ इज रूल 10 शुड। व्हाट इज शुड? शुड एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ड्यूटी, गुडविल एंड डिजायरेबिलिटी और प्रॉपराइटी ऑफ सम थॉट और एक्शन। शुड जो होता है एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ ड्यूटी, हमारे कर्तव्यनिष्ठ होने की या कर्तव्य की इच्छा को व्यक्त करने के लिए शुड का यूज, यानी यह तुम्हारा कर्तव्य है, यह कहने के लिए। गुडविल यानी हम अपनी कोई अच्छी इच्छा प्रकट करने के लिए। एंड डिजायरेबिलिटी और प्रॉपराइटी का भी मतलब इसी से संबंधित होता है। और इसका हिंदी में जो मीनिंग होता है वह होता है चाहिए, यानी व्यक्तियों के लिए हम कोई सलाह देने के लिए, उनको कोई विश एक्सप्रेस करने के लिए या उनको कर्तव्य बोध कराने के लिए अगर हमको कोई मतलब कराना की इच्छा है तो फिर हमको शुड से हम उस अपनी बात कहते हैं, यानी उस सेंटेंस में हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड बी काइंड टू दी एनिमल्स। वी शुड बी काइंड मतलब यहाँ शुड ऑक्सिलरी वर्ब है, बी का मतलब है होना, तो वी शुड बी काइंड टू दी एनिमल्स, यानी हमको जानवरों के प्रति दयावान होना चाहिए। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, तुमको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो यू शुड सर्व योर पेरेंट्स क्या है, ये एक तरह से यू शुड सर्व योर पेरेंट्स ये एक सलाह भी है और एक ये आपको कर्तव्य का बोध कराने की एक कोशिश भी है, यानी आपको ये बताना कि आपका कर्तव्य है। तो दैट इज शुड। यू शुड नॉट कम लेट, ये भी आपका कर्तव्य है कि आपको लेट नहीं आना चाहिए। ही शुड बी मोर रीजनेबल, और उसको थोड़ा सा और तर्कयुक्त या तर्क संगत होना चाहिए। तो ये हमारी एक तरह की एक विश है या एक यूं कहिए कि हम ऐसा चाहते हैं और हमारी एडवाइस है। हिंदी में वो चाहिए शब्द इनके साथ लगाया जाता है। रूल 11 शुड ऑल्सो एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ एडवाइस और ओपिनियन, यानी किसी विषय पर हम या किसी के विषय में हम या किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में हम क्या सोचते हैं, हमारी राय क्या है और हमारी एडवाइस या सलाह क्या है, यह देने दिखाने बताने के लिए भी शुड का प्रयोग किया जाता है। हिंदी इसकी भी जब इस ऐसे अर्थ में शुड का यूज किया जाता है तो हिंदी इनकी भी चाहिए शब्द से ही होती है। जैसे यू शुड रेगुलरली गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, यानी मॉर्निंग वॉक पर तुमको रेगुलरली जाना चाहिए। यू शुड रेगुलरली गो, तुमको जो है रेगुलरली मॉर्निंग वॉक पर जाना चाहिए। यू शुड नॉट रीड इन डिम लाइट, यानी तुमको डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। रूल 12 विल वुड शुड। विल वुड और शुड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? दे एक्सप्रेस द सेंस ऑफ गैस, असम्पशन और प्रोबेबिलिटी। गैस मतलब गैस, असम्पशन, प्रोबेबिलिटी, तीनों का ही मतलब अनुमान लगाने, कल्पना करने के लिए, गैस करने के लिए, मतलब कोई चीज वास्तव में सच नहीं है और विषय उस विषय पर हम सोचते हैं तब हम कहते हैं
उसको हम असम्पशन, प्रोबेबिलिटी और गैस कहते हैं। तो इसलिए उस चीज के लिए हम मतलब इस अर्थ में अगर हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसमें भी हम शुड का प्रयोग करते हैं। शी शुड बी इन क्लास फोर्थ। शी शुड बी इन क्लास फोर्थ का मतलब है कि आई अस्यूम, आई गैस, आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का तो नहीं हूं या श्योर तो नहीं हूं, कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन आई थिंक शी इज इन फोर्थ क्लास या क्लास फोर्थ। तो आई थिंक शी इज इन फोर्थ क्लास या एक आइडिया हो गया, एक असम्पशन हो गया, गैस हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, संभावना हो गई। तो हम कहेंगे शी शुड बी इन क्लास फोर्थ। यानी हिंदी अगर ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वह उसको क्लास फोर्थ में होना चाहिए। लेकिन यही उसको क्लास फोर्थ में होना चाहिए ये हमारी सलाह नहीं है। इसका मतलब हुआ कि शायद वह क्लास फोर्थ में होगी। यानी जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं में इतने जितने सालों से जानता हूं, जो उसकी उम्र है, जो पिछली बार मेरी उससे बातें हुई थी, इन सब आधारों पर मेरा ये अनुमान है कि वह शायद क्लास फोर्थ में है। तो ये है। अगर हमने कहा कि चाहिए, चाहिए का मतलब यहाँ ये नहीं है कि वो जैसे थर्ड में या फिफ्थ में हो और हम कहेंगे नहीं ये तो फोर्थ के लायक है, वह मीनिंग यहाँ पर नहीं है। ऐसा भी मतलब स्पष्ट रखें इस बात को। शी वुड बी अराउंड 16 years ऑफ एज। शी वुड बी अराउंड, तो ये क्या, ये भी गैस करने के लिए है कि होगी। शायद वह 16 की उम्र के या 16 साल की एज के आसपास होगी। तो मतलब शी वुड बी मतलब आई एम नॉट कन्फर्म, मैं कन्फर्म नहीं हूं, लेकिन इट इज नॉट कन्फर्म, यह कन्फर्म नहीं है, बट आई थिंक, ऐसा मेरा मानना है। तो एक तो होनी चाहिए शब्द को भी हम गैस करने के लिए यूज कर रहे हैं, वुड बी यानी होगी, इसको भी हम गैस करने के लिए यूज कर रहे हैं, असम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी के लिए यूज कर रहे हैं। एंड 3, आई सी अ बॉय कमिंग, मैं किसी लड़के को आते हुए देख रहा हूं। ही विल, वुड या शुड बी माई क्लासमेट, तो ही विल बी माई क्लासमेट भी इसको कहा जा सकता है, यानी वह मेरा क्लासमेट होगा, ये प्रोबेबिलिटी है। ही वुड बी माई क्लासमेट ऐसे भी कहा जा सकता है, और ही शुड बी माई क्लासमेट। अगर हिंदी ट्रांसलेट करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा। ही विल बी माई क्लासमेट यानी वह मेरा क्लासमेट होगा, ही वुड बी बाई माई क्लासमेट यानी वह मेरा क्लासमेट होगा, ऐसा कह सकते हैं। एंड ही शुड बी माई क्लासमेट, तो वह मेरा क्लासमेट होना चाहिए, ऐसे इसको कह सकते हैं। लेकिन तीनों का वास्तविक अर्थ क्या है? चाहिए का भी, चाहिए मतलब, चाहिए का मतलब वह होगा, होगा ही है यहाँ पर। उस चाहिए का मतलब भी क्या है? होगा। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि घर में लाइट अंदर जल रही है, कोई होना चाहिए अंदर, तो मैं तो कंफर्म नहीं हूं, मैं तो सिर्फ लाइट देख करके कह रहा हूं कि लाइट जल रही है घर में, तो इसका मतलब है कोई होना चाहिए। तो उस होना चाहिए का अर्थ भी क्या होता है? उसमें कोई होगा। किसी कोई बिल है, कोई छेद है जमीन में, होल है, उसमें चूहा गया, बाहर नहीं आया, तो इसमें चूहा, कोई भी चूहा डालो बाहर नहीं आता है, यानी कि उसमें कोई सांप होना चाहिए। तो हम चाहिए के मतलब से हम क्या कहते हैं? उसमें कोई सांप होगा। तो इस तरह से विल, वुड और शुड का यूज किस लिए किया जाता है? होगा के अर्थ में, यानी असम्पशन, गैस, अनुमान लगाने के अर्थ में होगा। हम बेशक हिंदी में होना चाहिए कहें, लेकिन उस होना चाहिए का भी अर्थ क्या होता है? होगा। तो इस तरह से विल, शैल और वुड का यूज किया जाता है गैस करने के लिए। रूल 13, शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। शुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल का मतलब थर्ड फॉर्म से होता है। तो शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर हम लिखते हैं तो इट एक्सप्रेसेस द सेंस दैट सम पर्सन और थिंग कुड नॉट कंप्लीट इट्स अलॉटेड टास्क इन द पास्ट। मतलब यह दिखाने या समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि किसी व्यक्ति को कोई टास्क दिया गया था पास्ट में, कोई काम दिया गया था पास्ट में, लेकिन वह काम हुआ नहीं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि उस काम को पूरा करने की उसकी जिम्मेदारी थी। तो उसी को हम हिंदी में कहते हैं चाहिए था। जैसे तुमको यह चैप्टर पढ़ लेना चाहिए था, तुमको यह काम पूरा कर लेना चाहिए था, तुमको 9 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए था, तुमको अभी तक यह काम खत्म कर लेना चाहिए था, तुमको अपने पापा को सारी बात बता देनी चाहिए थी,
तो मतलब उम्मीद की जाती थी कि आप अपने पापा को ये पूरी बात बता देते, यानी कि आपने वह बात अपने पापा को बताई नहीं, तो यह बात कहने के लिए ही शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे दे शुड हैव बिल्ट देयर ओन हाउस, यानी उनको अपना घर बनाना चाहिए था। ही शुड हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर गोइंग होम, यानी उसको घर जाने से पहले उसको अपना काम पूरा कर लेना चाहिए था। द ट्री शुड हैव बोर्न फ्रूट बाय नाउ, यानी पेड़ पर अभी तक फल आ जाने चाहिए थे, या फिर ऐसे कहिए कि उग जाने चाहिए थे, यानी कि अभी तक उस पर फल नहीं आए हैं, तो ये गलत है, उम्मीद के विपरीत है। इसी तरह से रूल 14 शुड समटाइम्स एक्सप्रेसेस द सेंस ऑफ इफ। अगर शुड को यहां पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 है, इसमें शुड जो है वो सब्जेक्ट से पहले आया है। यदि शुड सब्जेक्ट, वैसे तो शुड हमेशा सब्जेक्ट के बाद आना चाहिए, लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले आया है शुड और उसके बाद फिर कोई दूसरे क्लॉज उसके बाद आई है, तो यहां पर शुड का मतलब यदि हो जाता है। यहाँ यह भी ध्यान दीजिए कि जब शुड का अर्थ यदि होता है तब उसके साथ आगे जो सेंटेंस है उसमें वुड आता है। तो इस तरह से शुड यू कम इन टाइम, इसका मतलब हो जाता है अगर तुम टाइम से आओ। यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि यूजुअली जब कोई ऑक्सिलरी वर्ब अपने सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है तब वह इंट्रोगेटिव हो जाती है, और इंट्रोगेटिव होने पर उसके लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगाया जाता है, इंट्रोगेटिव मार्क लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है। चूंकि इसके साथ इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है, इसका मतलब है कि यह इंट्रोगेटिव नहीं है, और जब यह इंट्रोगेटिव नहीं है तो शुड का अर्थ यहाँ पर यदि के रूप में है, इफ के रूप में है। शुड यू कम इन टाइम, यानी अगर तुम टाइम से आ जाओ या आओ। आई वुड गिव यू अ प्राइज, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। शुड आई सीक हिज हेल्प, यानी अगर मैं उसकी मदद मांगूं या अगर मैं उसकी मदद तलाशूं, ही वुड सर्टेनली हेल्प मी, तो वह जरूर ही मेरी मदद करेगा। यह यहाँ पर मीनिंग है शुड का। तो शुड का मतलब क्या है? यदि। शुड यू टॉक टू मी, शुड यू टॉक टू योर फादर, शुड यू ब्रिंग योर फादर टुमारो, यानी अगर तुम कल अपने पिताजी को अपने साथ लेकर आओ। इस तरह से रूल 15 शैल और विल चेंज्ड इनटू शुड और वुड इन इनडायरेक्ट नरेशन। जिस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन में मे को हमने माइट में किया था और कैन को हमने कुड में किया था, इसी तरह से शैल और विल भी शुड और वुड में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि शुड जो है वो शैल का ही पास्ट फॉर्म है एंड वुड विल का पास्ट फॉर्म होता है। इसलिए इनको अगर कहीं ये सेंटेंसेस डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं और उसके बाद इनको इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो उन सेंटेंसेस को, तो उनमें आए हुए शैल और विल शुड और वुड में तब चेंज हो जाते हैं जब 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 रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब उस सेंटेंस का की जो रिपोर्टिंग स्पीच है वह पास्ट में हो। देखिए फिर रूल पढ़िए, वाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस, यहां से पढ़िए, वाइल कन्वर्टिंग अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन, किसी सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते समय शैल बिकम्स शुड एंड विल बिकम्स वुड। शैल शुड हो जाता है और विल वुड हो जाता है, लेकिन ये हर स्थिति में नहीं होता है। ये सिर्फ कब होता है? ये सिर्फ तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है। जैसे यहां पर देखिए ही सैड किस में है? पास्ट में है। पास्ट में होने के कारण, और आई शैल डू इट विलिंगली में ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का मतलब है कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलेंगे तो बिकॉज ही सैड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के कारण आई शैल डू जो है ही शुड डू में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सैड दैट ही शुड डू इट विलिंगली, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, यानी शैल को हमने शुड में चेंज कर दिया। हालांकि यहाँ शैल को शुड में चेंज करके दिखाया गया है, लेकिन हम चाहें यहाँ पर तो शैल के साथ, चूंकि ही के साथ तो विल आता है, विल को हम यहाँ वुड में चेंज कर सकते हैं। ही वुड डू इट विलिंगली, ऐसे भी यह सेंटेंस हो सकता है। यू सैड यू विल नॉट गो देयर, तुमने कहा कि तुम वहां नहीं जाओगे, तो यू सैड ये इन्वर्टेड कॉमा, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट,
कॉमा एंड देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स, यू विल नॉट गो देयर, यू विल नॉट गो देयर, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर में हो गया और ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब चूंकि इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में, यू सेड, ये किस में, पास्ट में है, तो पास्ट में होने के कारण ये जो जब इसको चेंज करेंगे विल को तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ये देखिए डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, तो इसलिए यू सैड, सॉरी नॉट शुड, यू सैड दैट यू वुड नॉट गो देयर, तुमने कहा कि तुम वहां नहीं जाओगे। तो इस तरह से शैल और विल को हमने यहाँ इनडायरेक्ट में चेंज करते समय वुड और शुड में चेंज करना सीखा या देखा कि ये कैसे चेंज हो रहे हैं। रूल 16, शैल, शुड, विल, वुड हेल्प इन मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, देयर स्ट्रक्चर इज, मतलब शैल, शुड, विल, वुड हेल्प इन मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं। और जब इनसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तब इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तब इनका स्ट्रक्चर होता है, मतलब पहले जब अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो जो है शैल, शुड, विल, वुड ये पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब इन दी प्रेजेंट टेंस आ जाएगी। इन द प्रेजेंट टेंस का मतलब है कि वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में होगी, वर्ब यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में होगी, यह इसका मतलब है। जैसे शैल वी गो नाउ, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है, हालांकि परमिशन मांगने वाला ये सेंटेंस है शैल वी गो नाउ, लेकिन है क्या, ये इंट्रोगेटिव है, तो इस तरह से शैल से ये स्टार्ट हो गया। शैल आई बी अलाउड टू गो नाउ, मतलब क्या मुझे परमिशन दी जाएगी जाने की, तो इंट्रोगेटिव हो गया। विल ही कम टुडे, मतलब क्या वो आज आएगा। वुड यू नाउ गो, क्या तुम अब जाओगे, तो ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। और विल, वुड, शैल, शुड ये सब सब्जेक्ट से पहले यहां आ रहे हैं। किसी की इच्छा या किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए वुड लाइक और शुड लाइक के साथ भी हम या हम अपनी बात ऐसे कहिए, चलिए हम पढ़ते हैं पहले। शुड लाइक इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन आई और वी एंड वुड लाइक विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन्स, मतलब यहाँ पर शुड लाइक तो हम आई और वी के साथ यूज करते हैं एंड वुड लाइक यहाँ पर सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। जैसे आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं तो शैल की जगह पर शुड हो गया, एंड सेकंड थर्ड पर्सन यानी यू, ही, शी, इट, दे, नवीन, महेश, सुरेश, दिनेश, रानी, सीता, गीता, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं, तो इनकी जगह वुड हो गया। स्ट्रक्चर यानी कि इनका क्रम क्या होता है वर्ड्स लिखने का, सब्जेक्ट के बाद या तो वुड लाइक या शुड लाइक प्लस इन्फिनेटिव। हम इस तरह से ये जो हम किसी से निवेदन करते हैं या स्टेज से अनाउंसमेंट्स करते हैं उनमें ज्यादातर ये वुड लाइक और शुड लाइक टू यूज किए जाते हैं। जैसे आई शुड लाइक टू नो योर फ्यूचर प्लान, तो इसका मीनिंग तो यही है कि आई वॉन्ट टू नो योर फ्यूचर प्लान, बट आई वॉन्ट टू नो योर फ्यूचर प्लान की जगह वो थोड़ा सा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पड़ता है, तो विनम्रता दिखाने के लिए या कर्टसी शो करने के लिए डायरेक्ट ऐसे न पूछ करके ये सेंटेंसेस इस तरह से यूजुअली बोले जाते हैं। आई शुड लाइक टू नो योर फ्यूचर प्लान, ही वुड लाइक टू नो योर फ्यूचर प्लान, इस तरह से इन सेंटेंसेस को बोला जाता है। इन कलोक्वियल एंड अमेरिकन इंग्लिश वुड लाइक कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड लाइक। शुड लाइक मतलब कलोक्वियल का मतलब होता है आपस में या जनरली बोली जाने वाली भाषा, आपसी बोलचाल की भाषा ऐसे कह सकते हैं। तो इन कलोक्वियल एंड इन अमेरिकन इंग्लिश वुड लाइक कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड लाइक, यानी या तो आप अमेरिकन इंग्लिश बोल रहे हैं या अमेरिका में बोल रहे हैं या फिर आप आपसी बोलचाल की भाषा में आप अगर यूज कर रहे हैं तो शुड लाइक की जगह भी वुड लाइक, आई शुड लाइक की जगह आई वुड लाइक भी यूज किया जाता है। और ये वैसे भी लोग यूजुअली स्टेज से इसको यूज करते हैं, कभी कभी मैं भी करता हूं, तो इसको सुना देखा जा सकता है। जिस तरह से आई शुड लाइक या ही वुड लाइक यूज होता है तो उसी तरह से देयर आर सम अदर एक्सप्रेशंस, देखिए मैं ये पढ़ रहा हूं, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूं ये वाला, देयर आर सम अदर एक्सप्रेशंस ऑल्सो विच आर यूज्ड लाइक वुड लाइक एंड शुड लाइक, यानी जिस तरह से वुड लाइक और शुड लाइक यूज किए जाते हैं उसी तरह से कुछ और भी एक्सप्रेशंस हैं जिनको कि यूज किया जाता है, जैसे वुड लाइक शुड लाइक की तरह, जैसे वुड केयर, शुड केयर, वुड प्रेफर, शुड प्रेफर,
would be glad, should be glad, would be inclined, should be inclined, इस तरह से ये एक्सप्रेशंस भी यूज किए जाते हैं। यानी would और should तो एक जगह लिखे हुए, बाद में केयर, प्रेफर, ग्लैड, बी ग्लैड जो लिखा हुआ है, बी इनक्लाइंड जो लिखा हुआ है, इन सब के साथ ये वर्ब्स यूज की जा सकती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे शुड के साथ केयर लिखा हुआ है, इसी तरह से शुड केयर, शुड प्रेफर, शुड बी ग्लैड, शुड बी इनक्लाइंड, या वुड केयर, वुड प्रेफर, वुड बी ग्लैड, वुड बी इनक्लाइंड, ये एक्सप्रेशन इस तरह से यूज किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई शुड प्रेफर टू ट्रेवल बाई बस, यानी मुझे ट्रेवल, आई शुड प्रेफर टू ट्रेवल बाई बस, यानी मुझे अपनी यात्रा बस से करनी चाहिए, बस से यात्रा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ही वुड बी ग्लैड टू मीट यू, मतलब वह तुमसे मिलकर के खुश होगा। आई शुड बी इनक्लाइंड टू गो विद यू, मतलब मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए, जाने की कोशिश करनी चाहिए। इनक्लाइंड मतलब होता है झुकाव करना किसी चीज के प्रति, मेरा झुकाव इस तरफ होना चाहिए। दूसरा है, देखिए, शैल और विल का जो मतलब होता है वो नियर फ्यूचर में कहने के लिए गोइंग टू भी होता है। यानी शैल और विल का मतलब क्या होता है? शैल और विल का मतलब गोइंग टू भी होता है। तो इन सम सेंटेंसेस गोइंग टू कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ शैल और विल फॉर फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए कहीं कहीं पर शैल और विल की जगह पर, हालांकि गोइंग टू का अपना यूज होता है, एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है गोइंग टू का, लेकिन यहाँ यही उस मीनिंग को ही यहाँ बताया जा रहा है कि शैल और विल के उसमें कभी कभी गोइंग टू भी यूज किया जा सकता है। बट इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट गोइंग टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ इमीडिएट फ्यूचर। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, गोइंग टू हमेशा इमीडिएट फ्यूचर के लिए यूज किया जाता है, डिस्टेंट फ्यूचर के लिए नहीं। इमीडिएट फ्यूचर का मतलब है जब हम बात कर रहे हैं उसी के 2-4 मिनट बाद, या 2-4 घंटे में, या 2-4 दिन में, या 1-2 महीना भी हम कुछ स्थितियों में मान सकते हैं, लेकिन 1-2 साल नहीं। ठीक है, जैसे ही विल ट्रेवल बाई कार, तो इसी सेंटेंस को ही इज गोइंग टू ट्रेवल बाई कार, मतलब ये कुछ ही दिनों या कुछ ही घंटों की बात है। इसी तरह से आई शैल हैव माई डिनर एट द इंपीरियल होटल, तो ये आज की या शाम की या कल की बात है। तो आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर एट द इंपीरियल होटल, यानी मैं इंपीरियल होटल पर डिनर करने जा रहा हूं, इसका मीनिंग ये हो गया। तो वुड आफ्टर विश, यानी जब हम कोई इस तरह से कहते आई विश, तो वहां पर उसके साथ वुड यूज होता है। इफ वुड इज यूज्ड आफ्टर विश इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग डिजायर। अगर विश के साथ में वुड यूज किया जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग डिजायर को एक्सप्रेस या करता है। आई विश यू वुड नॉट रिफ्यूज मी, मतलब यहाँ पर विश का जो मतलब होता है कि वो मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है, या मैं बहुत स्ट्रांगली मैं विश्वास करता हूं कि तुम मेरी बात को या जो भी मैंने आपसे कहा है उसको मना नहीं करोगे, तब उसके लिए हम ये से कहते हैं आई विश यू वुड नॉट रिफ्यूज मी। तो इस तरह से इसी को हम स्ट्रॉन्ग डिजायर कहते हैं। आई विश यू वुड स्टडी साइंस, तो मुझे भरोसा है या मैं चाहता हूं या मेरी इच्छा है कि तुम साइंस पढ़ो या पढ़ोगे, यही इसी को हम स्ट्रॉन्ग डिजायर कहते हैं। नाउ आफ्टर विश वी डू नॉट यूज विल, विश के बाद हम कभी भी विल यूज नहीं करते, हमेशा वुड ही यूज करते हैं। तो आज का ये अभी तक का यहीं तक का टॉपिक था। विल, वुड एंड शैल, शुड आज हमें डिस्कस करना था, वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मस्ट और ऑट टू को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।